मॉर्निंग, नमस्ते बिहार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक होनी है। बिहार चुनाव में जीत के बाद नेता जुटेंगे। शाम 6 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। बिहार चुनाव में काम करने वाले सभी प्रवासी नेता भी शामिल होंगे। अगर आपको याद हो तो अलग अलग राज्यों से कई मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। वो तमाम दिग्गज और बड़े चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर सबका धन्यवाद और स्वागत करने के लिए गेट टुगेदर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, चुनाव के दौरान बहुत सारे नेता प्रचार प्रसार में जुटे थे। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, अलग अलग राज्यों से तमाम लोग बिहार पहुंचे थे और जमकर चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। और उसी का परिणाम ये आया कि एनडीए को भारी जीत मिली है। और इसी भारी जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद अब गेट टुगेदर रखा गया है। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें धन्यवाद करने के लिए, नेताओं का स्वागत और धन्यवाद करने के लिए ये बैठक रखी गई है। शाम 6 बजे इसे बैठक को रखा गया है, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की मौजूदगी वहां पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही चुन चुन के माफिया का इलाज करने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने यह बताया है कि हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट बनाया जा रहा है। 400 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चुन चुन कर माफिया का होगा इलाज, यह है सरकार का नया अंदाज। बिहार की नई एनडीए सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा ठीक किया जाएगा। माफिया कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में बताया कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सभी का चुन चुन कर इलाज किया जाएगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 2 के लिए कोर्ट से अनुमति भी मिल गई। वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त कर देगा। कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट होगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जिले में यूनिट बनाई जाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी। अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग था। बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सीएम नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया। अब जबकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, ऐसे में उनके ऊपर कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाएगी।
बिहार पूर्वी भारत में निवेश का हब बनेगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करने के साथ ही नई चीनी मिल भी शुरू कर दी जाएगी। क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश की नई सरकार बिहार को एक नई रफ्तार देने के लिए एक्शन में आ चुकी है। पहली ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे लगने लगा है कि अब बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब बनाया जाएगा। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जाएगी। इन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो निवेश, उद्योग और रोजगार के मॉडल पर अपनी रिपोर्ट देगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। इन बड़े फैसलों पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दे रहा है, तो उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार की दूरदर्शी सोच का ही हिस्सा है। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें। नई सरकार के इन बड़े ऐलानों से बिहार वासियों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। देखना होगा जनता की उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा रहा है। अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए कहा गया है और उन्हें अब नया आवास आवंटित किया जाएगा। बता दें आपको कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। आरजेडी का आरोप यह है कि ये बदले की राजनीति है। दस सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है, तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता रहा है। लेकिन अब राबड़ी देवी इसी नए पते 39 हार्डिंग रोड से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना ही होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी के पता बदलने पर अब सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने सरकार के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये क्रमांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो क्रमांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी अपने आवास को खाली करना पड़ेगा। उसको लेकर के भी आदेश जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को खाली करना होगा बंगला 26M सेंट्रल रोड का बंगला खाली करना होगा तेज प्रताप यादव को। यह बंगला अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां तेज प्रताप यादव को भी अपना बंगला खाली करना होगा। इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। ये बंगला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया। भवन निर्माण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। और कई सदियों के बाद हर सनातनी का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। 7000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक पल में राम मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी ने सपना संजोया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पल का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या रही। राम मंदिर के पूरा होने के बाद ध्वजारोहण की बारी आई। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में पूजा के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सूर्य पताका लहराया और इसी के साथ मंदिर के पूरा होने का संदेश दिया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ध्वजारोहण के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 7000 से ज्यादा मेहमानों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। जैसे जैसे धर्म ध्वजा को ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते जा रहे थे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और इस तरह हर सनातनी का सपना साकार हो गया। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति
वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। 42 फीट के ध्वज दंड पर ये ध्वज शोभा बढ़ा रहा है, जिसमें सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। धर्म ध्वज पर एक चमचमाते सूरज की तस्वीर है, जो प्रभु श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। इस धर्म ध्वजा के लहराने के साथ ही अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। अवधपुरी का उत्साह दिखाता है कि ये दिन कितना खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखेगी, बांग्लादेश की नींव रखेगी। बांग्लादेश और रोहिंग्या के दम पर ममता बनर्जी सरकार चला रही है। हिंदुओं की लाश पर ममता की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। और यार के एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।